आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर आरोप है कि ये सहयोगी दलों का गला घोंट देते हैं। नड्डा जी, बिहार से आपने राजनीति शुरू की थी। आप लोग कहते हैं आधे बिहारी हैं, बड़ी मेहनत की, आपने बिहार में सरकार बनाई। मोदी जी ने कहा नड्डा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो सरकार ही गंवा दी। हम किसी का ना गला दबाते हैं, ना हम किसी को घुटन महसूस होने देते हैं। हम सबको एक जो फ्रेमवर्क बनता है। मैं एक एक करके उदाहरण आपको देता हूँ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और आप इलेक्शन के दौरान कहते थे बिहार के सबसे विश्वसनीय नेता नीतीश कुमार हैं, हमारे साथ हैं, हमारे रहेंगे, और वो पलटी मार गए। वन फाइन मॉर्निंग, अब आप शब्द आपने उपयोग किया कि वो मार गए, पलटी। हाँ, पलटी मार गए। तो अब वो मार गए तो मार गए, लेकिन हमने उनको नहीं भेजा। उनकी संख्या विधानसभा में 43, हमारी संख्या 74 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। टुडे इट इज 78। हमारी संख्या उनसे ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। जब वो हमको छोड़ के गए हैं, उससे एक हफ्ते पहले ही हम और अमित शाह जी दोनों पटना गए थे। और नीतीश जी हमारे लीडर हैं, ये हमने साफ कहा था, स्पष्ट रूप से कहा था। बिहार की दृष्टि से वो हमारे लीडर हैं। हाँ, अगर किसी को अपनी परछाई से उनको डर लगे, अगर हमारे विकास के दृष्टि से किसी को लगे कि हम पार्टी का काम रोक देंगे, तो ये संभव नहीं है। अब देखिए ना, आपकी पार्टी बढ़ती जा रही थी, उनकी पार्टी छोटी होती जा रही थी, तो डरेंगे कि नहीं? नहीं, वो उनका काम है ना उसको बड़ा करना। हम उनके चलते छोटे रहें, ये हमारा काम तो नहीं है। हमने तो बड़ा होना ही होना है। लेकिन हाँ, उनको सम्मान दे करके हम बड़े हो रहे थे। और हम आज भी बातचीत के दौरान भी जितना एक समय के साथी के साथ जो बर्ताव होना चाहिए, उस बात को हम देखिए, ध्यान उनकी पार्टी के नेता ललन सिंह हैं, उन्होंने उस वक्त कहा कि अगर हम बीजेपी का साथ न छोड़ते, अगर हम एनडीए से बाहर ना आते, तो हमारी सरकार पलट जाती। तो आप उनकी सरकार पलटें, इससे पहले चाचा ने पलटी मारी। नहीं, वो उनका रजत जी, आप बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊं, जो उनको सम्मान हमारे साथ समझौता करके एज चीफ मिनिस्टर मिला, वो उनको कभी भी नहीं मिलने वाला है। आज उनकी जो स्थिति है वो आप सब लोग जानते हैं। अब प्रशांत किशोर थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार इतने परेशान हैं नए अलायंस में, अब वो वापस बीजेपी के साथ संपर्क करना चाहते हैं। हम लोगों ने कोई संपर्क नहीं किया है, न हमसे उन्होंने कोई संपर्क किया है, न ही हमारा इरादा है कोई संपर्क करने का। हम लोगों ने उनके साथ काम किया, जितने दिन काम किया अच्छे से काम किया। वो छोड़ के गए, उनको उनका डिसीजन था, वो उनको मुबारक। हम अपने पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत से लगे हैं और बिहार में हम अकेले ही आगे बढ़ेंगे, इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। और जो साथी हमारे अलायंस के एनडीए के हैं, उनको साथ लेकर के चलेंगे। अब ये तो नहीं कि आप उनकी जेडीयू को तोड़ लेंगे? किसी को भी अपने परिवार को संभाल के रखना तो उनकी जिम्मेवारी है। अगर कोई लोग हमारे यहाँ आना चाहें तो हम उनको रोकते तो नहीं है, लेकिन हम तोड़ फोड़ करते हो या तोड़ते हो, ऐसा नहीं है। ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। आपसे आपका परिवार न संभले और बोलो कि हम उन पर नजर रखते हैं, ये कमाल की बात है। अब ये शिकायत तो उद्धव ठाकरे को भी है। वो कहते हैं कि वादा किया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन आपने वादा पूरा नहीं किया। और उद्धव ठाकरे ने उस वक्त स्टेटमेंट दिया था कि बीजेपी ने मेरी पीठ में छुरा भोंका। देखिए, बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी को उन्होंने धोखा दिया। विधानसभा का कैंपेन था, इस कैंपेन में हर जगह हर मंच पर कहा गया देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर के रूप में हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, उनके नेतृत्व में ही हर जगह पर भाषण में कहा गया ऊपर नरेंद्र, यानी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी, और नीचे देवेंद्र। उनके शिवसेना के सभी बड़े नेता मंच पर होते थे, कभी किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। किसी मंच पर 2.5 साल की बात ही नहीं हुई। पीठ पर छुरा तो उन्होंने हमारे घोपा और एक तरीके से धोखा दिया। वो सीधे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ललायित थे, उनके जीवन की बहुत बड़ी इच्छा थी जो पूरा हो रही थी। ये उनका चरित्र रहा है। देखिए नड्डा जी, अभी भी तो आपने एक शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया, एकनाथ शिंदे को। तो अगर पहले उद्धव जी को बना दे तो सारा झगड़ा ही ना होता। हमारे यहाँ अलायंस में देवेंद्र फडणवीस को रख करके चुनाव लड़ा गया था, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को ही हम मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते। ये जब आप एकनाथ शिंदे जी की बात करते हैं, ये फिर तो नया अलायंस बना ना, ये नए अलायंस में फिर वो मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए, शिवसेना छोटी होती जा रही थी,
यहाँ भी वही हाल था और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में बड़ी होती जा रही है, तो उनको डर तो लगा ना कि हमारी पार्टी खा जाएंगे। अब मैं उनको ट्यूटर करूं, उनको मैं सलाह दूं, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि वो छोटे क्यों हो रहे हैं। उनको बड़े होने के लिए खुद कुछ काम करना पड़ेगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम बड़े होने में और बड़ा अपना स्पैन बढ़ाने में, अपना एरिया बढ़ाने में, अपने लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने में हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ले करके चल के इस देश के अंदर राजनीति को आगे बढ़ाने का। नड्डा जी, वो छोटे हो रहे थे लेकिन धीरे धीरे हो रहे थे। आपने एक झटके में 40 एमएलए तोड़ के बिल्कुल ही छोटा कर दिया उन्हें। परिवार संभालना किसका काम था? हमने थोड़ी ना छोटा किया। वो हमारे साथ आकर के सरकार बनाने के लिए इच्छुक हुए, अच्छे से काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र वापस ट्रैक पर आ रहा है, विकास की गति में आ रहा है, करप्शन फ्री गवर्नमेंट बन करके लोगों की सेवा में जुटी हुई है। अच्छे काम के लिए हम लोगों ने समझौता किया है। आपको देखना था अपने कुनबे को, आपको पता ही नहीं चलता है तो हम क्या करें? आप अगर अपने मंत्रियों से न मिलो, आप अपने मंत्रियों को घंटों बैठाए रखो, आप अपने साथियों से बातचीत ना करो। देखिए, वो कहते हैं कि शिंदे जी के साथ तो 7-8 एमएलए ही थे, बाकी सारे एमएलए देवेंद्र फडणवीस ने पैसे देके, वो खोखा कहते हैं, वो खोखा देके खरीदे। अब आप किसी को आरोपित कर दें, आपके साथ मैं खड़ा नहीं हूं इसलिए मैं भ्रष्टाचारी हो गया, ऐसा नहीं होता ना। नहीं, लेकिन फडणवीस की जो वाइफ हैं अमृता जी, उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस काला कोट पहन के शर्लॉक होम्स की तरह चश्मा लगा के रात के अंधेरे में जाते थे एमएलए को मिलने के लिए। नहीं, अब देखिए, समझौते से पहले कुछ बातें गुप्त रखी जाती हैं, इसलिए गुप्त तरीके से मिलना ये तो रहता है, लेकिन ये काला चश्मा लगा करके ऐसा, ये हमने डिस्क्रिप्शन तो नहीं सुना। और मुंबई में इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, हम कहीं भी किसी भी सेंट्रल प्लेस पर कहीं भी बैठ सकते हैं और मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन एक राज है जो आज आपको बताना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा रोल प्ले किया एकनाथ शिंदे को बीजेपी के साथ लाने के लिए, तो घोड़ी फडणवीस ने सजाई और आपने दूल्हा शिंदे जी को बना दिया। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने घोड़ी अपने लिए सजाई नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके का वातावरण था और जो आगे सरकार बननी थी, उसमें एकनाथ शिंदे जी को ही मुख्यमंत्री बनाना था, ऐसा तय था, तो इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन आप ये तो बताइए कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए क्यों फोर्स किया? आप ही का फोन गया था, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जी, उन्होंने ऐसा मन नहीं बनाया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का, लेकिन हमें लगा कि एक अनुभवी व्यक्ति जो महाराष्ट्र को अच्छे तरीके से समझता है, जिसने महाराष्ट्र के गवर्नेंस के सारी चीज़ों को समझा हुआ है, वह इस मंत्रिमंडल में रहेगा तो अच्छा रहेगा। और फिर उनके स्टेटस के अनुसार, अब चीफ मिनिस्टर तो एकनाथ शिंदे को बनाया ही था, तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करें। और सच में किसी की, मैं देवेंद्र जी की तारीफ करूंगा, मैं उनको बधाई भी दूंगा कि एक कार्यकर्ता के नाते जो उनको मैंने जो कहा, उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के, बिना कुछ शर्त के, बिना कुछ अगर मगर किए हुए, आपका आदेश है मैं इसको फॉलो करूंगा, और उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को कबूल किया। तो अब कोई रास्ता है उद्धव ठाकरे के साथ समझौता होने का, शिवसेना के दोनों गुट इकट्ठे हो जाएं फिर बीजेपी के साथ लड़ें? मुझे नहीं लगता इस तरीके का कोई स्थिति आएगी, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार वातावरण बना है और हमने आगे बढ़ना है, तो अब आगे बढ़ने के लिए हम समझौतों की तरफ जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम आगे ही बढ़ेंगे और इनके साथ हमारा अच्छा समझौता है, इसी समझौते को लेकर के हम चलेंगे। पंजाब में आप काफ़ी समझौते करके भी आगे नहीं बढ़ पाए, अब हम बढ़ेंगे। देखिए, 73 सीटें लड़ी और 2 जीते। इससे पहले वाला जो विधानसभा का चुनाव था, सब लोग बोलते थे कि अकाली दल को छोड़ो, अकाली दल की स्थिति अच्छी नहीं है, आप अकेले चुनाव लड़े। हम लोगों ने एनडीए का धर्म निभाते हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा नहीं, अकाली दल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टनर, प्रकाश सिंह बादल इज द ओल्डेस्ट पार्टनर, और उनकी इज्जत रखते हुए हम उनको नहीं छोड़ेंगे। चुनाव में हमारा नुकसान हो जाए, हम नुकसान सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। उनके साथ हमने चुनाव लड़ा, नुकसान हुआ, हम विपक्ष में बैठ गए। बात यही नहीं रुकी। अब देखिए, हमारा अलायंस था, वो हमारे पार्टनर थे। कृषि कानून को लेकर के हरसिमरत कौर जी जो मंत्री रही हैं, वो कैबिनेट की पार्ट एंड पार्सल थी जब ये कृषि कानून पारित हुआ। उन्होंने उसमें अपनी
भूमिका अदा की, वो कृषि कानून पास हुआ। बाद में जब विरोध होने लगा तो अकाली दल हमसे अलग हट गया। हमने कहा भाई तुम जाना चाहो, आप जाना चाहते हैं, अब जाइए। इतने समय तक इस अलायंस के कारण हम शहर की 117 सीटों में से 23 सीटें लड़ने वाली पार्टी थे, एक छोटे, और वो भी शहरों में लड़ने वाली पार्टी थी, हम गाँव में गए नहीं थे। आज जब हम उनके अलायंस से बाहर निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी, पहली बार हमको 73 सीटों पर जाने का मौका मिला। आने वाले समय में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ही ऑल्टरनेटिव बन रही है और बनेगी, और अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। नड्डा जी, आपकी सारी बातें एलाइज के बारे में सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन फैक्ट क्या है? पिछले 8 साल में 19 दल ऐसे हैं जो एनडीए का पार्ट थे और छोड़ के चले गए। हमने किसी को नहीं भेजा है और ना हम भेजने वाले हैं। नड्डा जी, मैं तो आपका बयान मेरे पास में है, आप कह रहे हैं देश से सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी बचेगी। हम विचारधारा पर चलते रहे तो देश से क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। आप तो सबको खत्म करना चाहते हैं। मैं बताता हूं। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि नेशनल पार्टीज धीरे धीरे क्यों श्रिंक कर गई। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी होते हुए कभी भी रीजनल एस्पिरेशंस को नहीं समझा। आप देखिए, तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, सारे चीफ मिनिस्टर्स कांग्रेस के हुआ करते थे। 60 साल पहले एक रीजनल पार्टी ने उनको वहां से हटाया। 60 years have passed and they are not able to regain that state. आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी। आंध्र प्रदेश का आपने विभाजन किया, ना आंध्र में रहे ना तेलंगाना में रहे, दोनों जगह आप चले गए। कौन आ गया? एक जगह पर वाईएसआर की पार्टी आंध्र प्रदेश में आ गई, तमिलनाडु में एआईडीएमके डीएमके आ गए, तेलंगाना में केसीआर की पार्टी आ गई, केशव चंद्रशेखर राव की पार्टी आ गई, तेलंगाना राज्य समिति आ गई, आजकल वो भारतीय राज्य समिति बन गई है। वेस्ट बंगाल में कौन आ गया? तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी आ गई, तृणमूल कांग्रेस आ गई। उत्तर प्रदेश आप इतने सालों से राज करते रहे, आपके ही चीफ मिनिस्टर्स होते थे। उत्तर प्रदेश से आपके पांव उखड़े और वहां एक रीजनल पार्टी आकर के बैठ गई, समाजवादी पार्टी। ये रीजनल पार्टीज धीरे धीरे दीज पार्टीज हैव बिकम फैमिली पार्टीज, और फैमिली पार्टी बनने के कारण मैं मानता हूं ये अनसाइंटिफिक है, ये भारत की धरती पर रह नहीं सकता। इसलिए ये रीजनल पार्टीज अपने आप में समाप्त हो जाएंगी। कभी भाई भतीजा लड़ेंगे, कभी चाचा भतीजा लड़ेंगे, कभी भाई भाई लड़ेंगे। ये रीजनल पार्टीज, ये फैमिली पार्टीज का रवैया होने वाला है, क्योंकि भारत की जनता में, भारत की जनता फैमिली पार्टीज को, परिवारवादी पार्टियों को रिजेक्ट करेगी ही करेगी। इसलिए बीजेपी आगे बढ़ेगी। नड्डा जी, जब आप ये कहते हैं ना कि रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएंगी, परिवारवादी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी बचेगी, तो मुगल आजम का एक डायलॉग याद आता है, कनीज की आरजू जुबां पे आई ही गई। देखिए, मैं आप तो चाहते ही सब खत्म हो नहीं, जाए। मैं नहीं चाहता, मैं तो उनको बताना। देखिए, मैं आई बिलीव इन हेल्दी कंपटीशन, मैं तो हेल्दी कंपटीशन की बात करता हूं। लेकिन मुझे दिखता है कि अगर आपने छोटे गोल्स ले करके आप चले हैं, तो आप हमारे बड़े गोल्स के साथ मैच कैसे कर सकेंगे? भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप आगे बढ़िए, मुझे कहां दिक्कत है, लेकिन इस रास्ते से चलोगे तो हमारे पास नहीं आता।